Today we will further start our classes on cloud computing. We will study today something about economics of the cloud computing. Then we will revise about cloud types and service model. We will study about cloud computing platforms such as OpenStack, OpenNimbus, Eucalyptus. We will also revise different primary cloud service model. And then we will study about cloud service brokerage and different deployment models. Also, that is a difference model and what is the meaning of a greenfield and a brownfield deployment options. So let us start from the economics of cloud computing. As you all know that when we are talking of the economics से तात्पर्य होता है कि हम पैसों की बात करने वाले हैं, पैसे की बचत की बात करने वाले हैं, पैसे कैसे हम सेव कर सकते हैं उसकी बात करने वाले हैं। सो जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग में बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि हमारा रनिंग कॉस्ट की बात आती है, फिर हमारे कैपिटल एक्सपेंस की बात आती है, फिर हमारा एक्सपेंसेस की बात आती है। तो यहाँ पर जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहे हैं, देन वी हैव सीन दैट कि इट इज़ बेस्ड ऑन पे एज़ यू गो मेथड। मीन्स जितना आप काम करेंगे, जितना आपको ज़रूरत है, जो मशीन्स आप यूज़ करेंगे, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे, उतना ही आपको पे करना है। हियर यूज़र और द कस्टमर must have to pay only for the way of usage of cloud services. मीन्स जो क्लाउड सर्विस को यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको पैसा करना है। तो अब सीधी-सीधी बात है, जब हम उसकी सर्विसेज के हिसाब से, उसकी मशीन्स के हिसाब से हम जब यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बेनिफिशियल तो है ही। सो वी कैन से दैट क्लाउड इज़ इकोनॉमिकली वेरी कन्वीनिएंट फॉर ऑल। Another side is to eliminate some indirect cost which is generated by assets such as license of a software and the support. मीन्स अगर हम कंप्यूटर की कॉस्ट की बात करते हैं, एक कंप्यूटर, तो हम जनरली कंप्यूटर की कॉस्ट को क्या जोड़ते हैं कि हार्डवेयर की कॉस्ट को अगर हम अकेला जोड़ लेते हैं कि हमने एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो 50,000 का एक सिस्टम आ जाएगा, दैट इज़ द पेंटियम 4 सॉरी i3 i7 i5 या जो भी आप सिस्टम लेने जा रहे हैं, तो 50,000 रुपये की बात करें अपन करें कि 50,000 रुपये के लगभग का उसकी कॉस्ट आती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले हैं, व्हाट इज़ द कॉस्ट, बिकॉज़ वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर खरीदते ही नहीं हैं, हम पैसा बचाने की बात करते हैं। और एक जनरल बात अगर मैं कहूँ तो आम आदमी को कई बार ये पता भी नहीं है कि दे हैव टू पे द मनी फॉर द लाइसेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। बस उन्हें इतना पता होता है कि मुझे एक एंटीवायरस खरीदना है तो 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये का आएगा। बाकी वो सॉफ्टवेयर की ना कीमत को जानते हैं, ना लाइसेंस का मतलब समझते हैं और ना पायरेटेड का मतलब भी समझते हैं। एक जनरल बात कर रहा हूँ, जिसे जनरल जो एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। सो जब हम क्लाउड पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सपोर्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर की बात, मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट की बात यहाँ खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप खरीदते हो, सपोज
you are buying Tally or some other as in the market हैं जो मेडिकल सॉफ्टवेयर पे, मेडिकल शॉप्स पे एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर आता है मेडिकल्स के रिलेटेड बहुत सारे। तो आपको वो क्या करता है, साल भर का मेंटेनेंस कॉस्ट भी चार्ज करता है इन थाउजेंड्स। मतलब वो ₹1000 से लेके ₹12,000 तक वो कई बार आपसे एनुअल कॉस्ट मांगता है सपोर्ट की। तो वो सब चीज़ें भी आपके यहाँ क्या हो रही हैं, द रनिंग कॉस्ट जो है हमारी, जो रनिंग एक्सपेंडिचर जो हमारे हैं, वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे सेव हो रहे हैं। बिकॉज़ हम केवल अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं जब ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो व्हेन फर्दर व्हेन वी आर इसकी बात करें कि हाउ इट इज़ यूज़फुल फॉर डेवलपर्स, तो भी हम कह सकते हैं कि अगेन द सेम थिंग दैट पे एज़ यू गो मॉडल इज़ ऑफर्ड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड स्केलेबल एंड सिंपल है। मीन्स वो सरल है, स्केलेबल मीन्स ज़रूरत के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम उसको सरेंडर कर देते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे और जो इम्पोर्टेंट बात थी, वो थी इट रिड्यूसेस द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने एक उदाहरण भी लिया था कि अगर आप एक छोटी-सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी चालू करना चाह रहे हो, तो मिनिमम 5 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट आपका हो ही जाता है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम 5 लाख। आप 3 से 4 सिस्टम ले रहे हैं, लाइसेंस सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, आईटी सर्विसेज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, नेटवर्किंग आपको कराना है। मतलब आप समझ रहे हो कि मिनिमम छोटा से छोटा आप काम करो तो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है। और आपने कुछ दिन तक तो काम किया और फिर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, फिर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आपकी वो मशीन्स क्या हो रही हैं? दे आर सिंपली नॉट इन यूज़। और जब वो नॉट इन यूज़ नहीं हो रही हैं, तो यू कैन नॉट रिकवर द मनी, यू कैन नॉट अर्न द मनी। और वो डेप्रिसिएशन जो है, एक्सपेंसेस जो हैं, वो तो आपके चालू हो गए। तो यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाता है, मेरा रिड्यूस हो जाता है। सेकंड, मेंटेनेंस कॉस्ट, कंप्यूटर घर पे रखा है, खराब भी होगा, ठीक भी कराना है, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, एनुअल मेंटेनेंस आपको सॉफ्टवेयर का देना है, तो यहाँ पे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो गई। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जिसको मैनेज करने के लिए हमने 4 बंदे लगा रखे थे, 2 बंदे लगा रखे थे, कुछ उसको देख रहे थे। तो ये सब अकाउंट्स की भाषा में अगर हम बात करें तो कैपिटल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट is certainly reduced when we are moving towards the cloud computing. So, what is the meaning of the capital cost here? As we have already discussed, we are not purchasing the infrastructure. और जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लिया, तो उससे पैसा रिटर्न आने में टाइम ज़्यादा लगता है। दैट सेम हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ, इन द केस ऑफ द स्टार्टअप्स there is no extra budget for infrastructure and maintenance. So cloud can minimize the expense of any small organization in terms of economy. It leads to the developers can only focus on the development logic and not on the maintenance of the infrastructure. Means हम एक 5 लाख 10 लाख रुपए का जो काम शुरू कर रहे थे, एक इन्वेस्टमेंट लगाया, मार्केटिंग करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमने बढ़ा लिया, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा बढ़ गया। तो अभी जब हम इसकी बात करेंगे, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे इस काम को करना शुरू कर दें, तो हमारा क्या हो गया, सारे के सारे एक्सपेंसेस एट प्रेजेंट हमारे रिड्यूस हो गए और हम सारा का सारा काम, सारा का सारी मेहनत हम फोकस कर सकते हैं ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। फिर और कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की बात करें जिसके कारण क्लाउड कंप्यूटिंग हमें बेनिफिट देता है, क्लाउड कंप्यूटिंग से मेरे पैसा बचता है, तो वो है टाइड प्राइसिंग, सेकंड इज द पर यूनिट प्राइसिंग एंड थर्ड इज द सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग। ये बात हम कर रहे हैं हाउ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑफरिंग द प्राइसिंग। तो टाइड प्राइसिंग क्या होता है, इट इज ऑफर्ड इन अ डिफरेंट टायर, मीन्स ईच टायर ऑफर
फिक्स्ड सर्विस एग्रीमेंट एट स्पेसिफिक कॉस्ट। मीन्स इसमें एग्जाम्पल हमने अमेजॉन EC2 का लिया है, जो इस टाइप की प्राइसिंग को यूज करता है। इसमें क्या है कि जैसे उनने कुछ टायर्स बना दिए, टायर का मतलब उन्होंने कुछ स्टेजेस बना दिए कि अगर आप इतने घंटे यूज करते हो, इस मशीन को यूज करते हो, तो मैं आपसे कम चार्जेस लूंगा। आप ज्यादा घंटे यूज करते हो, इस हायर कॉन्फ़िगरेशन मशीन्स पे जाते हो, तो हम कुछ और चार्जेस लेंगे। मीन्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज ऑफ द टाइम, वो उनने अपने कुछ टायर डिसाइड कर दिए, उनने कुछ स्टेजेस डिसाइड कर दी जिसपे वो पैसा ले रहे हैं। फिर पर यूनिट प्राइसिंग कुछ उनने रख दी। पर यूनिट प्राइसिंग जैसे आप कितने घंटे रैम यूज करने वाले हो और हाउ मच रैम यू आर यूजिंग। मीन्स आप जीपी यूज करने वाले हो, तो कितने जीपीयू यूज करने वाले हो, क्या कॉन्फ़िगरेशन का जीपीयू आप यूज करने वाले हो। मीन्स डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज दे आर चार्जिंग द अमाउंट कि हम आपसे कितना पैसा लेंगे। फिर एक है सब्सक्रिप्शन बेस्ड। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मीन्स वो सपोज मुझे 6 महीने को तो वो चाहिए ही है। व्हेन गोइंग टूवर्ड्स 6 मंथ और 1 ईयर और 2 ईयर, मीन्स हमने एक स्पेसिफिक पीरियड डिसाइड कर लिया है अगर, देन वी कैन मूव टूवर्ड्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड। साहब मैं 6 महीने के लिए एक मिनिमम अमाउंट देने को तैयार है, देन वी से इट इज द सब्सक्रिप्शन बेस्ड। नाउ दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। So now let us study something about different platforms. When we are talking about the cloud computing platforms, so platform means we will be using one of the service that is known as platform as a service here. So there are different टॉप प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिसको हमने फिगर में देखे हैं आप, तो AWS, गूगल ऐप इंजन्स, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर, हडूप, सेल्सफोर्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपन लास्ट यूनिट में और नेक्स्ट लास्ट बात के सेशंस में। 3 प्लेटफॉर्म जो माखनलाल यूनिवर्सिटी के कोर्स में दिखाए गए हैं और वो हैं ओपन स्टॉक, यूकेलिप्टस एंड निम्बस। So we will discuss what is OpenStack. Now, OpenStack is a cloud operating system that controls large pools of compute, storage, and networking resources throughout a data center. All managed and provisioned through APIs with a common authentication mechanism. Basically, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड किया गया है क्लाउड पर, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं, द ऑल फंक्शंस आर कवर्ड हियर। जब हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं ओपन स्टैक पे, देन अ डैशबोर्ड इज अवेलेबल हियर। और वो डैशबोर्ड क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल्स while empowering their users to provision resources through a web interface. तो एक डैशबोर्ड है जहां से आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, व्हाट यू वांट और कैसे काम करना है। फिर बियॉन्ड स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, इसके अलावा, इसकी फंक्शनलिटी के अलावा, देयर आर सम एडिशनल कंपोनेंट्स लाइक
it provide orchestra, it provide the fault management and service management system and other services to ensure high availability of user application. Means इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस फंक्शन के अलावा वो मुझे कुछ और सर्विसेज भी देता है कि हम कैसे ऑर्केस्ट्रा, कैसे फॉल्ट मैनेज, कैसे हम सर्विस को मैनेज कर सकें। नाउ ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑर्केस्ट्रा इट डिस्क्राइब्स सम ऑटोमेटिक अरेंजमेंट, इट डिस्क्राइब्स सम कोऑर्डिनेशन, ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ complex and different computer system and different services. Means it is a total one automation system that is provided to you. Let us see a figure how the what is the architecture of the OpenStack. So in the figure you can see that there is an operating system in which उनकी कुछ फंक्शनलिटीज हमने यहाँ पे डिफाइन की हैं। दैट इज सेट नेटवर्किंग स्टोरेज, देयर आर कंटेनर्स, वर्चुअल मशीन्स हैं, देयर आर द बेयर मेटल्स। फिर वो डिप्लॉय जब होता है तो देयर आर थर्ड पार्टी सर्विसेज लाइक कुबरनाइट्स, क्लाउड फाउंड्री, टेराफॉर्म, ओपन स्टैक एसडीके, होराइजन वेब यूआई। सो ओपन स्टैक है क्या? बेसिकली ओपन स्टैक सोर्स प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म था फ्रॉम डेवलप्ड बाय गूगल। पहले गूगल इस पे काम कर रहा था, फिर इसने ओपन सोर्स कर दिया इसको। और बेसिकली यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट कंटेनर्स। ये जो कंटेनर्स होते हैं, ये कंटेनर्स होते क्या हैं? पहले तो ये सवाल उठता है। कंटेनर्स बेसिकली इट्स अ यूनिट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर का यूनिट है विच कंटेन्स ऑल पैकेज ऑफ अ कोड। कोड का पूरा पैकेज है और इट कंटेन्स ऑल्सो ऑल डिपेंडेंसीज सो दैट एप्लीकेशन कैन रन क्विकली एंड फास्टर। मीन्स एक डिपेंडेंसीज का और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल का और एक कोड का एक पूरा पैकेज है, दैट इज नोन एज अ कंटेनर। So this OpenStack, it contains these containers, virtual machines। हमने वर्चुअलाइजेशन जब पढ़ रहे थे हमने देखा था। मीन्स इट इज अ मशीन which can be used by residing by at a far place or at a long distance। और it contains some bare metal। bare metals क्या होते हैं? bare metals is basically a physical server dedicated to a single tenant। मतलब एक क्लाउड सर्विस रिक्वायरमेंट को या क्लाउड कस्टमर को जिसको एक सर्वर की ज़रूरत है, तो एक सर्वर उसको बेयर मेटल हम बना देते हैं। तो इट इज़ डेडिकेटेड फॉर अ सिंगल टेनेंट, उसको एक सिंगल हम उसको दे देते हैं। तो द सर्वर टेनेंट कैन ऑप्टिमाइज सर्वर अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी के हिसाब से वो उसको यूज़ कर लेता है। नाउ इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप देखो तो देयर आर सम बिल्ट इन टूल्स लाइक ओपनस्टैक, एसडीके और होराइजन वेब यूआई। ये सब इंटरफेसिंग टूल्स हैं इंटरनेट्स पे। कैसे हमको इंटरफेस करेंगे, कैसे हम इनसे काम करने के लिए एक वर्चुअल एपीआई आप उनको चाहो तो कह सकते हो। फिर हमने यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज दी हैं जैसे कुबरनाइट्स, क्लाउड फाउंड्री। तो ये होते क्या हैं? बेसिकली कुबरनाइट्स जो है इट इज़ एन ओपन सोर्स सिस्टम फॉर automating deployment, scaling and management of a containerized application। So in the same way the cloud foundry और terraform जो भी हैं वो भी basically वही हैं कि these are कुछ सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, जो डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लाउड मॉडल्स को या डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लाउड सर्विसेज में हमें हेल्प करता है। So this is all over a structure of a OpenStack। So basically
OpenStack करता क्या है? OpenStack basically it is broken up into services to allow you to plug and play components depending on your needs. मीन्स जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप प्लग करो, प्ले करो और अपने हिसाब से उसको यूज़ कर लो। It also gives you at a glance to view of the OpenStack landscape to see whether those services fit and how they work together. तो ज़रूरत के हिसाब से वो चेक भी करके बता देता है कि वो सर्विस आपको फिट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं और how they can work together. Now, next comes the Nimbus. Again, हमने यहाँ पे ओपन निम्बस लिखा हुआ है because it is again an open source platform. Nimbus is basically an integrated set of tools that deliver the power and the versatility of infrastructure clouds to scientific users. It allows us to combine Nimbus, OpenStack, Amazon and other clouds. तो ये भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली और मोस्टली यूज बाय साइंटिफिक यूजर्स और ये सबको सपोर्ट करता है, चाहे अमेजोन हो चाहे ओपन स्टैक हो। इट इज सपोर्टेड बाय दीज ऑल प्लेटफॉर्म्स। इट इज open source EC2/S3 compatible infrastructure as a service implementation, specifically targeting scientific community such as support for proxy credentials, best schedulers and best effort allocations and other. So it is specifically designed for scientific community और उनको हर टाइप के फीचर्स और सपोर्ट वो प्रोवाइड करता है। और अगर अपन नटशेल में बात करें, इसको कंक्लूड करें, तो निम्बस allows a client to lease remote resources by deploying virtual machines on those resources and configuring them to represent an environment decided by the user. Basically, it is a infrastructure as a service का एक सोल्यूशन और पार्ट है। और निम्बस इंस्टॉलेशन में storage cloud implementation called Cumulus is included, which is a tightly integrated with other services. Or basically, Cumulus is also compatible with Amazon Web Services. Next, come the Eucalyptus. Eucalyptus is an open source software for building AWS compatible private and hybrid clouds. अब अगर अपन देखें तो हमने यूकेलिप्टस भी पढ़ लिया, हमने ओपन निम्बस या निम्बस को भी देखा, ओपन स्टैक भी देखा। ऑल थ्री आर सिमिलर, बस सबका एक ही काम है, दे आर ओपन सोर्स हैं, सबका एक ही काम है, हाउ टू प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज टू द क्लाउड कस्टमर। दे ऑल आर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोडक्ट, वो सब उसी का ही काम कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग, चाहे वो कंप्यूटेशन हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे नेटवर्क रिसोर्सेज हो, ऑल आर सेम, बट they are different in somewhere in the structure, they are different somewhere in the by the company. So Eucalyptus जो था, it was developed in 2009 और it was embedded with a Ubuntu operating system. Ubuntu नाम आपने सुना होगा, it is a Unix based operating system. Then further in 2014 जो था, it was taken by HP and they named it HP Helion Eucalyptus. Or in the figure you can see the structure of the HP Helion Eucalyptus. There is a data center, there is a physical infrastructure, then the virtualization, then the computation, the storage, the network. और फिर वहाँ ऊपर आप देखें तो कुछ क्लाउड सर्विसेज जो AWS है या गूगल ऐप इंजन है या सम अदर जो
मॉडल्स हैं उनसे कैसे एम्बेड करेंगे, उसके लिए कुछ फिगर्स उन्होंने दी है। फिर AWS में उन्होंने बताया कि देयर आर द क्लाउड कस्टमर, द एडमिन्स कौन होंगे। मीन्स ओवरऑल अगर हम देखें, दे आर अगेन they were again providing the cloud services. But recently, it is heard that Eucalyptus has been shut down in 2016 or 18. Eucalyptus is shut down. It might possible then HP may relaunch the Eucalyptus again. So now we were talking about next topic, that is what are the different cloud-based services offered to you. So these all services we have studied in the first lecture, that basically cloud services जो थी वो software as a service, platform as a service, infrastructure as a service, and anything as a service. That all we have discussed in our first slide. So we will move further. We will leave all these things, or what are the different services that we have discussed. Now we will discuss about क्लाउड सर्विस ब्रोकरेज। व्हाट इज CSB? ब्रोकरेज तो आप समझते ही हैं। ब्रोकरेज अगर हिंदी में कहें तो हम तो उसको वैसे दलाल बोलते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड वर्ड टू से दैट। ब्रोकरेज आज की डेट में इट इज अ न्यू वर्ड कि कंसल्टेंट हम तो शब्द को बोलते हैं। ब्रोकरेज इज नथिंग अ कंसल्टेंट। तो डेरिल प्लम्बर वाइस प्रेसिडेंट एंड गार्टनर फेलो फोर्ब्स का वाइस प्रेसिडेंट हैं, और गार्टनर एक कंसल्टिंग फर्म है जो बहुत बड़ी फर्म है IT इंडस्ट्रीज की, जो प्रेडिक्शंस भी करती है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में भी बताती है, सर्वे करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो डेरिल प्लम्बर ने कहा है, अ क्लाउड सर्विस ब्रोकरेज इज अ थर्ड पार्टी कंपनी that adds value to cloud services on behalf of cloud service consumers. मीन्स कंज्यूमर के बिहाफ पर जो डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज को ऐड करेगी वो एक ऐसी कंपनी है CSB। सो जब हम CSB की बात करने लगे तो CSB अब दो प्रकार से काम कर सकती है। नंबर एक, या तो हम इंटरनल कहीं कुछ लोगों की एक टीम बना लें जो एक CSB का काम करेंगे, या हम आउटसोर्स कर दें, हम बाहर से कोई CSB की एक टीम हायर कर लें। दैट कैन बी अ कंसल्टेंट। In 2014, it was estimated that 30% of the enterprise would adopt a cloud service broker to better enable the cloud. There are three primary areas a cloud service broker can address in accelerating the adoption of the cloud. मीन्स अभी तीन जो बात हो रही है मुख्य, कि मुझे एक क्लाउड सर्विस ब्रोकरेज या ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमने बोला है या तो हम इंटरनल टीम डिफाइन करें या एक एक्सटर्नल आउटसोर्स कर दें। जब हम इंटरनल टीम की बात करते हैं तो इंटरनल टीम जब हम बनाएंगे तो यू हैव टू पे सैलरी फॉर द होल ईयर, यू हैव टू पे बियर द एक्सपेंस ऑफ दैट ऑल द पर्सन्स फॉर द होल ईयर। जबकि मेरा अगर एक बार क्लाउड डिप्लॉय हो गया तो आई डोंट थिंक वी नीड द पर्सन कि इसको डिप्लॉय फिर से करके दो। एक बार मेरा डिप्लॉयमेंट हो गया तो मुझे जरूरत नहीं उन आदमी की। तो हम इन आदमियों को हायर करने की जगह, इन एम्प्लॉयज को हायर करने की जगह, ही कैन हायर अ कंसल्टेंट विच कम्स एंड आपके सर्विसेज को डिप्लॉय करे और आज चला जाए। तो जब मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आए, वी कैन अगेन हायर देम बाय पेइंग अ मिनिमम अमाउंट। तो जो मेन तीन सर्विसेज के कारण, जिसके कारण मुझे CSB या ब्रोकरेज की जरूरत पड़ी, दे आर द एग्रीगेशन,
the integration and the customization. कस्टमाइजेशन तो तात्पर्य आप समझते ही हैं कि हमें जो क्लाउड सर्विस चाहिए है, उनको कैसे कस्टमाइज़ करें जिससे हमारी सिक्योरिटी भी बनी रहे, कंप्लायंस भी हमारा बना रहे और कैसे मुझे डेटा चाहिए है, कैसे मुझे मशीन चाहिए है, कौन-सी मशीन चाहिए है, कितनी मुझे रैम चाहिए है, कितना मुझे जीपीयू चाहिए। मीन्स एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट द वेब सर्विसेज़ कौन-सी चाहिए है, उसका कस्टमाइज़ेशन जो करने का, दैट इज़ द कस्टमाइज़ेशन। इंटीग्रेशन से तात्पर्य हमारे यहाँ पे है क्लाउड एप्लीकेशन एक्सचेंज डेटा विथ ईच अदर एंड विथ ऑन premise एप्लीकेशन टू ऑर्केस्ट्रेट बिजनेस प्रोसेस। मीन्स क्लाउड की सर्विस, क्लाउड से हम जो डेटा शेयर कर रहे हैं या डेटा पे काम कर रहे हैं, प्लस हमारी premise पे जो मशीन लगी हुई एप्लीकेशंस चल रही हैं, उनके बीच का इंटीग्रेशन, उनके बीच का मैनेजमेंट, उनके बीच का ऑर्केस्ट्रेट प्रोसेस को जो इंश्योर करे, देन वी नीड इंटीग्रेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स इनटू अ क्लस्टर, means which enables the consumption of the cloud by end user by a cloud application marketplace approved by the company। मीन्स हमें बहुत सारे क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे टास्क हमें करने हैं, तो उन सबको एग्रीगेट करना है, फिर उनको इंटीग्रेट करना है, फिर उनको कस्टमाइज करना है एज पर आवर वेब कस्टमर। देन वी रिक्वायर अ CSV। मीन्स अब CSV हमने बनाया तो हमें इसकी, वो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, वाई टू मूव टूवर्ड CSV। सो प्रेफर टू यूज ऑपरेशनल फंडिंग वर्सेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर हम इसको या तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें या ऑपरेशनल फंडिंग की बात करें। एक आईटी कंपनी में ये कोई कोर कंपिटेंसी नहीं है, इट इज़ हमारी रिक्वायरमेंट, हम इसको आउटसोर्स कर सकते हैं। मीन्स हमने जो थर्ड में बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल CSV कैन बी डिप्लॉयड मोर रैपिडली देन इंटरनल डेवलपमेंट। हम अंदर ही इनको बनाएं और साल भर उनको हम खर्च करें, जिनका कोई काम बेसिकली नहीं है। जब हम डिप्लॉय कर रहे हैं तब इनकी ज़रूरत है, कभी कोई एरर आ रही है तब मुझे इनकी ज़रूरत है, तो वी कैन हायर देम। तो एम्प्लॉइज रिलाई ऑन द लार्ज नंबर ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स। तो क्लाउड प्रोवाइडर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है these टाइप्स ऑफ brokerage or these types of services। So next we will study different deployment models जो हम पहले अपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। So we will skip this। Now we will study the different models। और यहाँ पे मॉडल की जगह मॉडेक हो गया है। So what are the different cloud computing reference model? So basically व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस मॉडल? पहले तो हम इसको समझें, फिर हम एक स्लाइड में देखते हैं कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस। बेसिकली इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल दैट कैरेक्टराइज एंड स्टैंडर्डाइज द फंक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बाय पार्टीशनिंग इट इनटू एब्स्ट्रैक्शंस लेयर एंड क्रॉस लेयर फंक्शंस। मींस एक ऐसा मॉडल है जो दो लेयर्स में बांट दिया है कि एब्स्ट्रैक्शन लेयर होगी और एक क्रॉस लेयर फंक्शंस होंगे। So this model हमने ग्रुप बनाए हैं, they are divided into 5 logical layers and 3 cross layers। So you can see the figure here, there are 3 cross layer, that is the service management, business community and the security। और 5 हमने layers की बात करी है, logical layers की, that are the physical layers, the virtual layer, the control layer, the service orchestration layer and the service layer। So let us discuss all these layers, advantage, disadvantages of these layers। So there are 5 layers, that is the physical layer, the virtual layer and the control layer, service
orchestral layer and the service layer. कुछ तो नाम से ही आपको शायद समझ में आ रहे होंगे. Each of these layers specifies various types of entities that may exist in the cloud computing environment, such as computing system, networking system, storage devices, virtualization software, security mechanism, control software, orchestration software, management software, and so on. So it also describes the different relationship among these entities. Means अपन इसको समझो तो सब के सब आपस में एक दूसरे से लेयर कम्युनिकेट कर रही हैं, आपस में सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. वो कहीं ना कहीं मैनेज कर रही हैं हाउ टू वर्क ऑन, हाउ टू support the services required by the cloud customers. Then, तीन layer cross layer functions are business continuity, security, and service management. Means business continuity and security functions specify various activities, tasks, and processes that are required to offer reliable and secure cloud services to the consumer. मतलब अगर बिजनेस कंटिन्यूटी और सिक्योरिटी की बात करें तो कस्टमर को क्या चाहिए? सिक्योर चाहिए ना उसका डेटा, उसका बिजनेस सिक्योर चाहिए उसको. सो इट इज द सर्विस रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर. और सर्विस मैनेजमेंट की बात करें अगर अपन, तो इट स्पेसिफाइज various activities, tasks, and processes that enable the administrations of the cloud infrastructure and services to meet the provider's business requirement and the consumer expectation. Means सर्विस मैनेजमेंट जो है वो क्या कर रहा है? कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस और सर्विस प्रोवाइडर की बिजनेस रिक्वायरमेंट के बीच में एक सेतु और पुल का काम कर रहा है. वो उतने टास्क, उतनी सर्विस, उतनी एक्टिविटीज, उतनी प्रोसेस को मेंटेन कर रहा है. नाउ as we have seen, there are 5 layers. There are the physical layer. तो let us speed जल्दी जल्दी इनको समझ लेते हैं. फिजिकल लेयर क्या होती है? इट्स अ फाउंडेशन लेयर ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सबसे पहली फाउंडेशन लेयर है. इट स्पेसिफाई एंटिटीज दैट ऑपरेट इन दिस लेयर, जैसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, प्रोटोकॉल्स, टूल्स एंड प्रोसेस. मीन्स इतने प्रकार की एंटिटीज इस लेयर में काम करती हैं. फिर फंक्शंस क्या है इसके? इट एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय द वर्चुअलाइजेशन एंड कंट्रोल लेयर. मतलब फिजिकल लेयर क्या करता है? जो रिक्वेस्ट वर्चुअलाइजेशन लेयर और कंट्रोल लेयर से आती हैं उनको एग्जीक्यूट करने में मदद करता है. वर्चुअल लेयर क्या है? इट डिप्लॉयड ऑन द वर्चुअल लेयर फिजिकल लेयर, सॉरी, इट इज डिप्लॉयड ऑन द फिजिकल लेयर. वर्चुअल लेयर जो है फिजिकल लेयर पर डिप्लॉयड होती है. इसका जो काम है वो है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, रिसोर्स पूल एंड वर्चुअल रिसोर्सेस. मीन्स इस टाइप्स की एंटिटीज दैट ऑपरेट इन दिस लेयर हैं वो इन सब चीज़ें हैं. और इसका फंक्शन है एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल रिसोर्स and makes them appear as a virtual resource, enables multi-tenant environment, execute the request generated by the control layer. मीन्स अब देखो, फिजिकल लेयर वर्चुअल लेयर को कंट्रोल मतलब वर्चुअल लेयर के काम को एग्जीक्यूट कर रहा था. अब यहाँ कंट्रोल लेयर के काम को वर्चुअल लेयर एग्जीक्यूट करेगा, वर्चुअल लेयर के काम को फिजिकल लेयर एग्जीक्यूट करेगा. और जो सबसे बड़ा इसका काम है, जो एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल रिसोर्स, मतलब जो हमारे पास एक सिस्टम है, एक मेन फ्रेम है या एक बड़ा सर्वर है, उसको डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स में हम इसको कन्वर्ट कर रहा है, तो वो ये काम वर्चुअल लेयर करेगी. नाउ द कंट्रोल लेयर क्या करती है? इट डिप्लॉयड आइदर ऑन वर्चुअल लेयर और फिजिकल लेयर. इट इज डिप्लॉयड ऑन, या तो वर्चुअल लेयर पे डिप्लॉयड है या फिजिकल लेयर पे डिप्लॉयड है. और इट स्पेसिफाइज एंटिटीज दैट ऑपरेट इन दिस लेयर इज अ कंट्रोल सॉफ्टवेयर. ये कंट्रोल करने का काम कर रही है. नाउ क्या कंट्रोल करने का कर रही है? इट एनेबल्स रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्स पूल कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्स प्रोविजनिंग. इट एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय सर्विस लेयर.
It exposes resource to and supports the service layer. It collaborates with virtualization software and enables resource pooling and create virtual resources, dynamic allocations, and optimizing utilization of the resources. मीन्स कंट्रोल लेयर डिप्लॉय कहाँ है, क्या एंटिटी को कर रही है और क्या उसके फंक्शंस हैं. दिस वी हैव सीन हियर इन द स्लाइड. नेक्स्ट जो 3 लेयर की बात हो रही थी, तो सॉरी अभी तो 2 लेयर और बची हमारी, सर्विस ऑर्केस्ट्रल लेयर और सर्विस लेयर. ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब अभी मैंने समझा था जो मैनेजेस का काम करता है. तो एक ऑर्केस्ट्रल सॉफ्टवेयर है दैट इज एंटिटी यहाँ पे जो वर्कफ्लो ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑटोमेटेड मीन्स ऑटोमेटिक काम करना है, कैसे काम होगा उस वर्कफ्लो को, उसका फंक्शन है. इट इंटरेक्ट विद वेरियस एंटिटीज टू इन्वोक प्रोविजनिंग टास्क. वो डिफरेंट एंटिटीज से डिफरेंट लेयर से कम्युनिकेट करेगा और टास्क को कंप्लीट कराएगा. सर्विस लेयर क्या कर रहा है? इट कंज्यूमर इंटरेक्ट एंड कंज्यूम क्लाउड रिसोर्सेज वाया दिस लेयर. सर्विस लेयर के माध्यम से कंज्यूमर इंटरेक्ट करता है और क्लाउड सर्विसेज और क्लाउड रिसोर्स को यूज करता है. इट स्पेसिफाइज द एंटिटीज दैट ऑपरेट इन दिस लेयर. सर्विस कैटलॉग और सर्विस सेल्फ सर्विस पोर्टल जो है उसके कैटलॉग की तरह काम करता है कि ईएसबी हो या कंज्यूमर है डायरेक्ट कैसे इसको यूज करेगा. एक कैटलॉग का काम करेगा, एक मेन्यू का काम करता है. यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन है, इट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाउड सर्विस इन द सर्विस कैटलॉग एंड प्रेजेंट्स देम टू द कंज्यूमर. इट enables consumer to access and manage cloud services via self service portal. मीन्स अगर हम देखें तो ये बाहरी की लेयर है और इट बेसिकली इंटरेक्ट्स विद कंज्यूमर मोर. नाउ अब मेरी 3 मेन इंपॉर्टेंट लेयर और बची हैं, दैट इज द क्रॉस लेयर फंक्शंस. वो कौन सी हैं? दैट इज द बिजनेस कंटिन्यूटी, द सर्विस मैनेजमेंट एंड द सिक्योरिटी. तो बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है? इट स्पेसिफाइज अडॉप्शन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव मेजर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ अ डाउन टाइम. It enables ensuring the availability of service in line with SLA. It also supports all the layer to provide uninterrupted service. बस बिजनेस कंटिन्यूटी बनी रहे, डिफरेंट सर्विसेज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, डिफरेंट लेयर्स के बीच में कम्युनिकेशन बना रहे. ये काम बिजनेस कम्युनिटी कंटिन्यूटी की बात है यहाँ पर. एज द नेम सजेस्ट सिक्योरिटी का काम ही होता है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म को प्रोवाइड करे, ऑल लेयर्स के बीच में सिक्योरिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करे और एक ऐसा मैकेनिज्म और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म डिफाइन करे. इट मे बी अ फायरवॉल, इट मे बी द इंट्रूजन डिटेक्शन, इट मे बी द प्रिवेंशन सिस्टम, इट मे बी द एंटीवायरस. मीन्स ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, सिक्योरिटी ऑफ द एनी टाइप ऑफ ब्रीचेस दैट अकर, इन सब का काम जो है वो ये काम करेगा. दैट इज द क्रॉस लेयर, दैट इज द सिक्योरिटी लेयर फंक्शन. और जब सर्विस मैनेजमेंट की बात आई तो सर्विस तो आप जानते ही हैं कि सर्विसेज मीन्स हमें आपसे सर्विस लेना है. तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी सर्विस में बांटी हैं, दैट इज द सर्विस पोर्टफोलियो एंड सर्विस ऑपरेशन. ना पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ जो है, it defines the service roadmap, it defines the service features, it defines the service level, it defines और prioritize कि हमें क्या चाहिए है, कैसे चाहिए है, क्या बजट होना चाहिए, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए. फिर ये जो मैनेजमेंट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर का ऑर्डर लेना, कंज्यूमर का बिलिंग करना, कंज्यूमर से पेमेंट कलेक्ट करना, मीन्स इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है. मीन्स जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर थी, मीन्स दैट इज कंट्रोल लेयर, सॉरी दैट इज सर्विस लेयर. और सर्विस लेयर का ही काम यहाँ पे सर्विस मैनेजमेंट उसका ही एक पार्ट है जो मुझे पोर्टफोलियो को मैनेज करने में मदद कर रहा है.
इसका एक सेकंड हमने पार्ट कहा, वो दैट कहा ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट से तात्पर्य हमारा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन और रिसोर्स प्रोविजनिंग में मदद करना, इनेबल करना, प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना, कैपेसिटी और एबिलिटी मैनेज करना, कंप्लायंस कंफॉर्मेंस को तैयार इनेबल करना, एंड इनेबल मॉनिटरिंग क्लाउड सर्विसेज एंड द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मीन्स ऑपरेशन एक्टिविटीज को एंटरटेन करने का काम सर्विस ऑपरेशनल मैनेजमेंट या सर्विस मैनेजमेंट का एक पार्ट है। एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज द ग्रीन फील्ड एंड द ब्राउन फील्ड डिप्लॉयमेंट। बेसिकली ये दो शब्द जो हैं ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड है, ये सिविल इंजीनियरिंग से आए हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें कि जो हमारी पुरानी, जैसे मान लीजिए एक मॉल बना हुआ था और किसी कारण से बंद हो जाए, चलिए मॉल नहीं लें, अपन बात करें कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बने हुए हैं, तो सारे बने हुए हैं अपने मध्य प्रदेश में, भोपाल में, और किसी कारण से कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो जाए तो किसको एडमिशन ही ना मिले। मीन्स क्या हुआ है, वो बिल्डिंग बनी हुई है, और उस बिल्डिंग बनी हुई है, हाउ वी कैन यूज दैट ऑलरेडी बिल्डेड बिल्डिंग, उस पुरानी बनी बनाई बिल्डिंग को हम कैसे यूज करेंगे। देन द टर्मिनोलॉजी केम हियर, ग्रीन फील्ड एंड द ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड पुरानी बिल्डिंग को और नई बिल्डिंग को नई खाली प्लॉट पे बनाना है उसको, यहाँ से टर्म्स आए। तो वी सीधे क्या है, greenfield deployment refers to the installation of an IT system where previously there was none. This term is derived from the construction industries where new development of previously undeveloped land is called greenfield. मीन जहाँ प्लॉट था, खाली जगह थी, उसको मुझे डेवलप करना है, देन वी सी एज अ ग्रीन फील्ड। मीन्स एक क्लाउड सर्विस रिक्वायरमेंट को, क्लाउड सर्विस कंज्यूमर को, क्लाउड सर्विस कस्टमर को जब इनिशिएट कर रहा है इस सर्विसेज को, तो वो पहले से उसका कुछ नहीं है उसके पास, वो नई सर्विस ले रहा है, टोटल नया कंज्यूमर है, नया कस्टमर है, देन वी सी इट्स अ ग्रीन फील्ड डिप्लॉयमेंट। मीन्स इट डिप्लॉयमेंट में रेफर टू द नेटवर्क, data center and other major IT products when they were built from the ground. Means this type of deployment is often beneficial because it is not subject to constant posed by existing network. Means नया कंज्यूमर है, नया कस्टमर है, कुछ नहीं बना हुआ है, अब हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब हम उसको डिप्लॉय करेंगे कि उसे कौन सी मशीन लेनी चाहिए, उसे कितनी रैम लेनी चाहिए, उसको कौन से सॉफ्टवेयर उसे यूज करना है, कौन सी एप्लीकेशन उसे यूज कर रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्स्टेंट्स जो हम पहले कर चुके होते हैं उनको चेंज करने में मेहनत करनी पड़ती है, वो नहीं आएंगे। मीन्स सब कुछ नया है, क्योंकि एक खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट पे आपको मकान बनाना है, नक्शा बनाया, बिल्डिंग खड़ी करना शुरू कर दी, क्योंकि खाली था वो। देन वी सी इट्स अ ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट और ग्रीन फील्ड डिप्लॉयमेंट और ग्रीन फील्ड। लेकिन अगर कोई पुराना कॉलेज बना हुआ है, उस पुराने कॉलेज से अब मुझे कुछ उसमें चेंजेस करना है, वेयर हाउस बनाना है, स्कूल बनाना है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आप समझ रहे हो ना, उसको तोड़ना है, उसका नक्शा पहले बना हुआ था, पहले वो डिप्लॉयड थे, अब मुझे उसमें चेंजेस करने हैं, देन वी से इट्स अ ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट और अ ब्राउन फील्ड डिप्लॉयमेंट। मीन्स अगर पहले से किसी ने एक क्लाउड सर्विसेज को यूज कर रहा है, तो उसने क्या है, पहले से ही कुछ ना कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, उसने मशीन्स को हायर कर रखा होगा,
उसने रैम हायर कर रखी होगी, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम उसने हायर कर लिया होगा, कुछ सॉफ्टवेयर उसने एप्लीकेशन उसमें इनबिल्ट और इंस्टॉल कर लिए होंगे। नाउ you have to change all the IT resources used by previously used. Then we say it's a brownfield deployment. तो बेसिकली ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। तो this is all about the greenfield and the brownfield deployment. So in this way, our lecture conclude today. And I think it was the biggest lecture today, I think. So thank you very much. Have a nice day.